अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आपके हमारे सबके जाने पहचाने वसीम अल्ताफ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। और सर आज हम समझना चाहेंगे, एक तो देख ही रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से विजिट्स कर रहे हैं, फ्रांस का विजिट किया और फिर यूएई का किया, तो इससे आप हमें ये बताइए कि क्या फायदा है हमारे रीजन को, स्पेशली इंडिया को तो जाहिर है फायदा है ही, लेकिन क्या कोई इससे कुछ पाकिस्तान को भी कुछ सीखने को मिल सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि इस किस्म की विजिट्स जो हैं वो कम ही हुआ करती है, लेकिन इनके विजिट में ये जरूर देखने में आया है कि बिजनेस के ऊपर ऊपर उन्होंने खास एक तवज्जो रखी है और बिजनेस को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो ट्रेड हो चाहे डिफरेंट कंपनीज को उन्होंने जो है कन्विंस किया हो कि वो भारत आके इन्वेस्ट करें। देखिए, अ, इसको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप देखिए कि जब से पावर में आए हैं, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक और फ्रांस से लेके और जापान तक हम्म। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों का विजिट किया है और वहाँ पे मज़ीद जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया है और बहुत भरपूर अंदाज में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि यूएई और भारत का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 85 बिलियन यूएस डॉलर्स है। 85 बिलियन यूएस डॉलर्स, और हम हमसाए हैं पाकिस्तान और इंडिया, और बमुश्किल कोई 2 बिलियन डॉलर बनता है, बमुश्किल। ठीक है जी, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। और अभी ये जो फ्रांस का विजिट है, ये इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको रिन्यू किया है। ये 98 में इनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी वहां पे गए थे, उसको 25 साल पूरे हुए हैं। और ये 25 साल जो हैं ये अभी इस 2023 में पूरे हुए हैं। और इस पे फ्रांस ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो आए एक स्टेट विजिट पे। हम्म। और जो बेस्टिल परेड है, जो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था, तो उसकी एक तरह से याद में या उसको कमेमोरेट करने के लिए ये बेस्टिल परेड होती है। और दुनिया की ये सबसे जो पुरानी परेड्स हैं उनमें से एक है, और बड़ी एक शान शौकत और जाहो जलाल के साथ ये परेड वहाँ पे की जाती है। उसमें ये चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा, इन्होंने जो अपना ये जिसको एक जो इनका आपस में एक रोड मैप उन्होंने तय किया है, जो पिछला एग्रीमेंट था इंडो फ्रांस कॉपरेशन का, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, होराइजन 2047 अब इसको नाम दिया गया है। यानी 2047 तक ये चलता रहेगा और इसमें बहुत से मुख्तलिफ शोबों में कॉपरेशन होगी, जिसमें कि इसमें डिफेंस कॉपरेशन भी है, इसमें स्पेस की कॉपरेशन भी है, इसमें बिजनेस जो दोनों मुल्कों के दरमियान है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बात की है कि टेररिज्म को दोनों मुल्क किस तरीके से कंटेन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई है। उसके बाद फिर जो इंडियन टूरिस्ट्स फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको एक्सप्लोर किया गया है कि वो वहाँ से इंडियन रुपए लेके आए और इंडियन रुपए फ्रांस में इस्तेमाल हो सकें। आप सोचें कि कितनी एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस वाली चीज़ है ये। और फिर उनको एक वहाँ पे एक बैंक्वेट दिया गया, स्टेट लेवल पे लूव में बैंक्वेट हुआ। फिर इंडियन एक कंटिंजेंट था जिसने कि परेड में हिस्सा लिया। फिर 3 रफेल जेट्स वहाँ पे उन्होंने फ्लाई किया जिस पे ट्राई कलर था। हम्म। और इस तरह से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव एक तजदीद हुई है इंडिया और फ्रांस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। तो ये इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं दोनों मुल्कों के लिए।
तो इससे हमें ये सीखना है कि हम क्या कर सकते हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद फिर वो यूएई गए, और यूएई में भी आप देखिए कि ये उनका 8 साल में 5वां विजिट था, और 85 अरब डॉलर की का ट्रेड होता है यूएई और इंडिया के दरमियान, और यूएई चौथा बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में। सबसे बड़ा पोर्चुगल है, सॉरी ये सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे फिर मॉरिशस है, और तीसरे पे फिर ये है अमेरिका, और चौथे पे यूएई है जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है इंडिया में। यानी आपने देखा होगा अभी वो अदर कश्मीर में भी, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहां पे भी वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो अब चीज ये है कि ये सारा कुछ हमें सीखना है कि यार ये दुनिया किस तरफ जा रही है। अ, इतनी कॉपरेशन हो रही है मुल्कों के दरमियान, और इंडिया और फ्रांस की हो रही है, इतनी दूर है जो दो मुल्क। इंडिया और यूएई की हो रही है, इतने दूर है जो दो मुल्क। इनके कल्चर्स भी मुख्तलिफ हैं, इनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं, इनका रहन सहन मुख्तलिफ है, और हम साए ये साथ लाहौर के इधर ये वाघा और ये टारी, और हम नहीं कर रहे। तो ये हमें सीखना है कि हमने भी इंडिया के साथ ट्रेड को एनहांस करना है, और इसके फायदे क्या हैं और बेनिफिट्स, ये हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जी सर आप। हम हमारे हमारे सर 100 तरह के झगड़े भी तो चल रहे हैं ना, जो उन दोनों कंट्रीज के साथ भारत के नहीं है। हमारे यहाँ से बार बार जो शरारत की जाती है, कभी नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पे, कभी ड्रग्स के नाम पे, तो वो भी तो हम बंद नहीं कर रहे, उसको भी तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम हमारी जो गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट है वो कहती है जी नॉन स्टेट एक्टर है, हम क्या करें। तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, अगर कोई इस कंट्री से उस कंट्री में जा रहा है किसी भी गलत नियत से, तो उसको रोकना तो हुकूमत का काम होता है। वो ये कह करके जी नॉन स्टेट एक्टर करके साइड पे तो नहीं हो सकते। पहली बात तो ये कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे ना, ये इन्होंने ही खुद क्रिएट किए थे, और ये प्रॉक्सीज के तौर पे इस्तेमाल होते रहे वहां पे। अब फिर चूंकि वो फैटअप से इन्हें बाहर निकलना था, तो इन्होंने शटअप कॉल दे के उनको एक साइड पे कर दिया है। लेकिन क्या वाकई वो लोग जो हैं वो इस वक्त अंडर अरेस्ट हैं या नहीं है, इस बारे में क्वेश्चन मार्क है कि वो कहाँ पे हैं। तो मेरा ख्याल है वैसे आरजू कि अब शायद कुछ रियलाइजेशन आ गई है इन लोगों में कि हमें इनसे पीछा छुड़ाना है। इंडिया से हमें कुछ तल्लकात बेहतर बनाने हैं, गो के जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए अभी भी ये बहुत ही एक कह लें कि फजूल किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यानी हर मामले में, यानी ये कश्मीर को ले आते हैं, ये भारत के जारहाना अज़ाइम की बात शुरू कर देते हैं। भारत ने क्या जाहिरियत की, आप ज़रा थोड़ा सा बताएं ना। हमें बताएं कहाँ जाहिरियत की है, वो तो आप करते रहे हैं। वो जो बार्ब्ड वायर है वो तो इंडिया ने लगाई हुई है ना, हमने तो नहीं लगाई हुई। वो जो खारदार तार है बॉर्डर पे, वो तो इंडिया ने लगाई है ना, हमने तो नहीं लगाई। और तार वो लगाता है ना जिसको खतरा होता है, बिल्कुल। हमने तो नहीं लगाई। लेकिन सर आप बात कर रहे थे कि हम बदल रहे हैं, लेकिन सर अभी अच्छा, कुछ दिन पहले ही लाहौर में वो जो ड्रोन गिरा है ड्रग्स के साथ, जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक लाहौर के किसी इलाके में गिरा है, तो उससे लग तो ये रहा है कि हम तो नहीं सुधरे ना, हम बदले। असल में जी बात ये है कि यहाँ पे अब मामला ये हो चुका है कि बहुत सी मुख्तलिफ कुव्वतें जो हैं उनके अपने अपने मराकज़ बन चुके हैं ताकत के। सेंट्रलाइज्ड होल्ड है ना पावर पे, वो डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। तो इस चीज़ का भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें अलाउंस मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ एज सच कोई सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर नहीं है। तो मे बी के कुछ अरसे बाद कुछ हालात शायद बेहतर हो जाएं। लेकिन बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि अब हुकूमती सतह पे भी कुछ रियलाइजेशन आ रही है कि हमें कुछ तल्लकात अपने बेहतर बनाने हैं। बहुत ज़्यादा अरसा हम उधार पे गुजारा नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में जो ट्रेड है उसका पोटेंशियल एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट के मुताबिक 37 बिलियन डॉलर्स है। 37 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान में कम से कम।
और फिर आगे आप जाएं तो कोई लिमिट ही नहीं है उसकी दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन अब $1-1 बिलियन के लिए ये जाके वो IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने ये क्या क्या हरकतें करते हैं, और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं बना रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब सोचना पड़ेगा इनको कि हमें अब जो ये ट्रेड डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, उस पे फोकस करना है। हमें अब अपने हमसाये के साथ देखें ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ट्रेड को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफ़ेक्ट करती हैं। मसलन एक ये कि आपने अपनी जो गुड्स हैं, वो आपने फ़र्ज़ करें अमेरिका पहुँचानी है, तो आप देखें ना कि फ्रेट चार्जेस कितने होंगे और कितना टाइम उसमें ज़ाया होगा वो एक चीज़ कराची से वो लेट्स से कि वो बाल्टीमोर तक पहुँचने में। लेकिन यहाँ तो वो मसला ही नहीं है, यहाँ तो जनाब ये पाकिस्तान है और ये साउथ इंडिया है। ट्रकों में भर के आप चीज़ें भेज सकते हैं, ट्रकों में चीज़ें वहाँ से इधर आ सकती हैं, वो फ्रेट का मसला नहीं है। फिर उसके बाद हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे मसाइल एक जैसे हैं, फिर बेशुमार लोग हैं जो बेचारे गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं यहाँ पे, दोनों मुल्कों में। मैल न्यूट्रिशन है यहाँ पे, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है लोगों को। तो हम वो जो सारा पैसा है, जो कि हम डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, वो इन लोगों पे खर्च कर सकते हैं। और फिर ये कि हम एक-दूसरे के बहुत से जो मसाइल हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। बहुत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जी आपके यहाँ पर हेक्टेयर इतनी यील्ड है फसल की और हमारे यहाँ इतनी है, तो आपके यहाँ ज़्यादा क्यों है? आप ज़रा हमें अपनी टेक्नोलॉजी तो बताएँ ना, क्या कैसे आपकी यील्ड ज़्यादा है और हमारी कम है? या आपने गाँव के लेवल तक, बहुत छोटे लेवल तक भी आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचा दी हैं, तो वो ज़रा उसका क्या तरीक़ेकार है, कैसे पहुँचाई हैं और ये सिस्टम कैसे काम करता है? मिसाल के तौर पे हम वो सीख सकते हैं। तो हम नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हमने इतना बढ़ा रखा है, वो हमारा नहीं होगा। अगर ये हम ट्रेड रिलेशंस बेहतर बनाते हैं, फिर ये देखिए कि हमें बहुत सी चीज़ें इंडिया से या तो स्मगल होके आती हैं या इल्लीगली स्मगल होके आती हैं या किसी थर्ड कंट्री के थ्रू आती हैं। तो वो ख़त्म हो जाएगा वो सिलसिला। यानी अब मिसाल के तौर पे टमाटर जो है, टमाटर लेट्स से यूएई जा रहे हैं और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान आ रहा है जी? तो या फिर टायर इंडिया से तुर्कमानिस्तान जा रहा है और तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा है। अब सोचें ना, तो अगर यही वाघा के रास्ते आना शुरू हो जाएँ, टमाटर भी और टायर भी और दवाइयाँ भी और मशीनें भी, और यहाँ से ड्राई फ्रूट जा रहा है, यहाँ से कपड़े जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे, है जी? तो उससे कितना फ़ायदा है? और फिर गवर्नमेंट को टैरिफ भी उस पे मिलेगा ना, कस्टम्स ड्यूटी आप उस पे लगा सकते हैं, और जो कि गवर्नमेंट को इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि स्मगल हो रहा है सब कुछ, क्योंकि वो लीगल तरीके से नहीं वो चीज़ें आ जा रही, और फिर थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है तो वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फिर एक चीज़ पहले दुबई जाए और दुबई से फिर यहाँ पे आए, तो वो चीज़ अगर अटारी से वाघा आती है या वाघा से अटारी जाती है, तो उसकी वो जो कॉस्ट है वो भी नहीं होगी उस तरह से फिर। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो जो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अगर बॉर्डर्स जो हैं, बॉर्डर्स को गुड्स ट्रैवल नहीं करती बॉर्डर्स पे, या बॉर्डर्स को गुड्स क्रॉस नहीं करती, तो फिर सोल्जर्स क्रॉस करते हैं। बिल्कुल है, सही है। लेकिन सर अब इस वक्त पाकिस्तान ने जो है ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की थी इमरान खान के ज़माने में, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब इंडिया का ये कहना है कि पहले टेररिज्म रोकिए फिर ट्रेड होगी। ऐसा नहीं हो सकता, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो रही हो। तो अब ये चीज तो अब पाकिस्तान की साइड पर आ गई ना कि अब पाकिस्तान को कोई एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी शिकायत बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है, कई बार वो लोग भुगत चुके हैं कुछ यहाँ से गया वहां पर। तो अब अगर वो ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर पाकिस्तान क्या करे? अब देखिए ना, ये इस बारे में मेरा ख्याल है स्टेट लेवल पे हमें एक बड़ा फर्म स्टैंड लेना होगा, और हमें एक बहुत फर्म और क्लियर कट पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी रिगार्डिंग
वो तमाम लोग जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं उनके हवाले से। देखिए ना, अब हमारी ही स्टेट में गुड तालिबान भी थे, बैड तालिबान भी थे। अभी रिसेंटली आप देखें कि ये जो तालिबान की हुकूमत जब अफगानिस्तान में आई तो यहाँ पे बड़े इन्होंने नारे मारे जी, अभी वो आ गए हैं जी, तालिबान आ गए हैं जी, अब हालात बेहतर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अभी ये 2 दिन पहले क्या स्टेटमेंट आई है जी कि जी वो अफगानिस्तान में पैट्रोनाइज किया जा रहा है टीटीपी को। अब टीटीपी को आप पहले अलग अंदाज में देखते थे और जो अफगान तालिबान है उनको आप एक डिफरेंट एंगल से देखते थे। अब आपको समझ आने लगी है कि ये एक ही हैं ये सारे, तो अब आप एक डिफरेंट पॉलिसी आप ऑप्शन जो है उसको आप अब टो करने जा रहे हैं। तो इसी हवाले से मेरा ख्याल है कि क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर टीटीपी का और अफगान तालिबान का वर्ल्ड व्यू एक है तो फिर वो एक ही है। अगर एक बंदा जो है वो टेररिज्म लाहौर में करता है या दिल्ली में करता है तो वो टेररिस्ट ही है, वो बिल्कुल। टेररिस्ट है, वो जहां भी टेररिज्म करता है। एक बंदा जो इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करता है दुनिया में किसी भी जगह पे, वो टेररिस्ट है। ठीक है जी, उसको आप नहीं कह सकते कि जनाब ये टेररिस्ट नहीं है, वो टेररिस्ट है। तो आपको क्लियर कट इस हवाले से अपना एक पॉलिसी अपनी अडॉप्ट करनी पड़ेगी और यकीन दिलाना पड़ेगा। आपके हवाले से बहुत बदएतमादी है, बहुत ज़्यादा बदएतमादी। अब देखें वो सीमा हैदर जो है उसको भी आईएसआई का एजेंट समझा जा रहा है, हालांकि आई एम श्योर कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है आईएसआई के साथ। बेचारी अनपढ़ सी 5 जमातें पास, उसने क्या जासूसी करनी है इंडिया में जाके, और उसको क्या पता है ये कैसे लेकिन सर जासूसी। उसकी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पे डाउट होता है कि जाहिर अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चली कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन इतनी फराटे के साथ हिंदी बोलनी, फिर उसके बाद जिस तरह से वो पहुंची यहाँ से दुबई और दुबई से होती हुई जो है वहां नेपाल और नेपाल से इंडिया, और फिर वहां आके कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का मोबाइल और सिम था वो तोड़ दिया गया। और बहुत सी और वेरी वेरी कॉन्फिडेंट लेडी आई मस्ट से कि जिस तरीके से वो कैमरा फेस कर रही हैं और जिस तरीके से वो टीवी को इंटरव्यूज दे रही हैं, तो शायद कोई जो लोग मीडिया में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं वो भी शायद अपने कैरियर के स्टार्ट में इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे कैमरा के आगे जितनी वो है। तो सर अभी फौरन ये कहना कि नहीं है या है, दोनों चीजें जो थोड़ा सा डाउटफुल नहीं आपको लगती तो चीजें? मेरा ख्याल है कि नहीं है, क्योंकि देखे ना ये जो चीजें हैं ना, ये हम्म। अब देखिए कि वो जो मसलन कंदील बलोच थी, हम्म। वो भी एक इसी किस्म की फैमिली से थी वो, लेकिन उसका भी आप कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि हम्म। कितने कॉन्फिडेंस से वो बात करती थी और किन किन सर्कल्स में वो मूव करती थी। हम्म। और हमारी शोबिज़ में बेशुमार इस तरह की लड़कियां आपको मिलेंगी जो बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं। अब एक हमारी एक अदाकारा हैं जो आइटम नंबर्स भी करती रही हैं, इंडिया में भी उन्होंने जाके किए। हम्म। अब वो एक नरसिंह ऑडली की बेटी थी, ठीक है जी। अब नाम क्या लूं मैं, नहीं मगर सर एक हम्बल बैकग्राउंड होना और एक पूरी तरीके से हिंदी आ जाना, मैं खुद मेरे पेरेंट्स दोनों इंडिया से यहाँ पर माइग्रेट हुए थे, लेकिन मेरे घर में हद तक उर्दू हिंदी मिक्स होती है, बोली जाती है। बल्कि मैं जब शोज में जाती हूँ तो मेरे साथ जो पैनलिस्ट है उनसे बेटर मैं बात, मतलब वर्ड्स मेरे होते हैं हिंदी के, फिर भी मुझे इतनी हिंदी नहीं आती जो ये नहीं वो साहिबा तो बात कर देखिए रही ना, है। वो उसका जो आशिक था वो काफी लंबे अरसे से था, तो उसको सिखाता रहा होगा ना हिंदी, या सीखती रही होगी उससे। तो असल में कुछ लड़कियां जो हैं, एक कुछ अफराद में ना एक बहुत एक इननेट कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को बड़ी जल्दी ग्रास्प करने की, बड़ी हम्म। जल्दी ग्रास्प कर लेती हैं। तो हम्म। ये जो लड़की है ना ये इंटेलिजेंट है बहुत, इसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बड़ी जल्दी पिक करती है चीज़ों को, ये तो उसमें है। लेकिन अब देखें ना कि उसकी फैमिली भी यहाँ पे है, उसका एक हस्बैंड भी है गुलाम हैदर नाम का, एक उसका वो आशिक वो कोई जहीर नाम का भी था, फिर ये सचिन मीना भी है। अभी अभी ये तो 4-5 आए हैं ना मंजर आम पे, पता नहीं और कितने कितने होंगे, अभी तो स्टोरी खुलना शुरू हुई है। अच्छा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा इंप्रेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा इंप्रेशन ये है कि ये इस किस्म की
लड़की जो है वो आई डोंट नो कि वो वहाँ से क्या किस किस्म की जासूसी करेगी वो वहाँ जाके, और क्या हाँ नहीं, अब इन्फॉर्मेशन लेके बिल्कुल सर, आएगी। आप सही कह रहे हैं सर। अभी तो खैर कुछ क्लियर नहीं है वहां पे ये कोई एजेंट ही है या कोई सीधी सादी कोई पहुंच गई है, लेकिन बहरहाल जिस भी तरीके से गई है गलत तरीके से गई है, लीगल तरीके से नहीं गई। तो मेरे ख्याल है कि वो सारे उनको डॉक्यूमेंट्स और तरीका जो भी है लीगल तरीके से जाने का वो कंप्लीट करना चाहिए। बाकी तो सर जाहिर है कि उनकी गवर्नमेंट देखेगी और इन्वेस्टिगेट भी करेगी, क्योंकि जाहिर है अगर फौरन ही वो पता लग जाए कि कौन क्या है तो फिर तो मामला बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी उनकी जो एजेंसीज हैं उनको थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए कि कोई भी वहां से घूमता फिरता आएगा। फिर सर ऐसे तो मैंने अपने शो में कहा भी था कि जितने पाकिस्तानी 4-5 बच्चे वाले हम सबको उधर निकाल दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा, यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल में आ जाएगी और इकोनॉमी भी। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि एक बार फिर लोन जो है जगह जगह से हमने जमा तो कर लिया है, लेकिन क्या ये आगे बढ़ पाएंगे या एक बार फिर हम पैसा ही मांग रहे होंगे? मतलब काम करने की क्या आदत खत्म हो गई है हमें, या कभी किया ही नहीं है 76 ईयर्स में, बस मांग मांग के गुजारा किया है? देखिए, अब 47 में जब पाकिस्तान बना है तो जिन्ना साहब ने $2 बिलियन अमेरिका से मांगे, हम्म। ठीक है जी, कि जी आप हमें दें। यानी ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम पैदाइशी भिखारी हैं, सॉरी मैं ये लफ्ज हम्म। इस्तेमाल कर रहा हूं। तो उसके बाद फिर रशिया ने, सोवियत यूनियन था उस वक्त, उसने इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कि आप आए यहाँ पे विजिट पे। तो ये साहब अमेरिका चले गए और बड़ा इनको वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया अमेरिका में। और फिर ये अमेरिका की गोद में चले गए 50s में। फिर ये सीटो सेंटो के रुकन भी बन गए। और फिर ये कोल्ड वॉर का ज़माना था तो अमेरिका से पैसा आ रहा था खुला, उस पे ये चलते रहे। फिर वो कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद भुट्टो साहब का दौर आया, तो उसमें फिर काफ़ी फाइनेंशियल मसाइल पैदा हुए, क्योंकि उस तरह से फिर वो अमेरिका से पैसा नहीं आ रहा था जो कि अयूब खान के दौर में आता रहा। और फिर उसके बाद ज़िया का दौर आ गया, उसमें अफ़गान वॉर शुरू हो गई, तो रशिया आ गया अफ़गानिस्तान में। फिर पैसा आना शुरू हो गया अमेरिका से, फिर खुला पैसा आया, फिर ये डबल गेम खेलते रहे। फिर ये पैसा भी उनसे ले रहे थे और इधर से तालिबान को भी सपोर्ट करते रहे। तो उससे बड़ा फिर हमें अभी हमें नुकसान हुआ उससे। तो वो चीज़ बचा गई इनको, वो जो अफ़गान वॉर थी। अच्छा, अफ़गान वॉर जो है जब ख़त्म हुई तो उसके कुछ अरसे बाद जनाब फिर वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई। 9/11 हो गया, वॉर ऑन टेरर हम्म। शुरू हो गई, फिर पैसा आना शुरू हो गया। तो पैसा आता रहा, ये पैसा खाते रहे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब ना तो कोल्ड वॉर है, ना वो कोई अफ़गान जिहाद है, ना वॉर ऑन टेरर उस तरह से है अब। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। तो अब फिर ये कभी चीन का दौरा करते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी यूएई जाते हैं, कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी टर्की जाते हैं। उनको कहते हैं जी हम आपके लिए आम लेके आए हैं, आप ये हमारे आम ले लें और हमें कुछ दे दें आप। तो अब ये इस लेवल पे आ गए हैं। हम्म। और अब ये इनको ये पैसे मिले हैं तो ये नारे मार रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं, ये एक बड़ा सा झंडा हम्म। बनवा रहे हैं जिसको ये लगाएंगे, है जी। तो अब ये है, मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा तो उड़ जाएगा सारा। हम्म। इन्होंने 22 अरब रुपया पे बैक करना है अभी 30 जून तक। 22 अरब $22 सॉरी। हम्म। अब ये तो पैसे सारे उड़ जाएंगे, या रोल ओवर होंगे, हम्म। या इनको पे करना पड़ेगा। फिर अप्रैल में जो सकूक बॉन्ड्स हैं उनके, इनको हम्म। $1 बिलियन कैश में पे करने हैं। हम्म। इनको पे करने हैं। ये जो सऊदिया ने पैसे रखवाए हैं, या यूएई ने रखवाए हैं, या चाइना ने रखवाए हैं, ये खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम्म। ये खर्च नहीं हुए, ये तो उनके पैसे हैं, हम्म। उन्होंने यहाँ हम्म। रखवाए हुए हैं। तो $1 बिलियन कैश में उन्होंने पे करने हैं अप्रैल में। तो ये कैसे करेंगे? और ये जो आईएमएफ का अभी जो है, ये तो एक समझ लें कि जैसे एक बंदा भूख से बिलबिला रहा हो और कोई हम्म। उसको जो है वो एक कह दे यार ये मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, ये खाना खा लो।
तो ये उस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है कि जी वो अब तो इनकी हालत बहुत ही पतली हो गई है, चलो यार दे देते हैं इनको। तो वो इस तरह से दिए हैं इन्होंने, लेकिन ये तो खर्च हो जाएंगे। तो जब खर्च हो गए तो फिर क्या करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? तो ये अब सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। तो अब आप खुद इमेजिन कर लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम इंडिया से अच्छे तल्लुकात बनाएं, ट्रेड रिलेशंस बनाएं, बाकी जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वो फिर हल हो जाएंगे। ये शुरू ही वहां से करते हैं कि वो ब्रेक डाउन हो जाते, यानी ये कहना जी कि पहले वो आर्टिकल 370 बहाल करो तो फिर आपसे बात होगी। तो वो क्यों बहाल करें भाई, उनकी पार्लियामेंट ने पास किया है वो। आप वो कहें जी आप 18वीं तरमीम खत्म कर दें, आप करेंगे जो आपकी पार्लियामेंट ने पास की है? आप तो नहीं करेंगे ना, तो वो क्यों करें? ठीक है ना। तो बात ये है कि ये इनको थोड़ा सा इस हवाले से सोचना चाहिए कि देखें, नेगोशिएशंस वहां पे होती हैं जहां पे आप सॉफ्ट इश्यूज को पहले आप टच करते हैं, वहां से आप बात शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता 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 जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो फिर आप सेंसिटिव इश्यूज की तरफ जाते हैं। अब बात ही वहां शुरू करना कि ओ जी कश्मीर का मसला हल करो पहले, है जी, फिर अगे गल चलेगी। तो सर ये तो बात ना करने का बहाना हुआ ना, कश्मीर का नाम ले ना, ये बात ना करने का बहाना हुआ, बात करना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल ऐसे बल्कि ये तो हमारे जो लीडर हैं, आप वो उसको फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, प्राइम मिनिस्टर को देख लें, वो तो इस तरह के बयान देते रहते हैं कि जो कि यानी रिलेशंस को और खराब करें। क्या जरूरत है यार आपको इस तरह के बयान देने की? लेकिन चंद हलकों को खुश करने के लिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रैशनल हो जाना चाहिए, थोड़ा सा इन लोगों को अब सोचना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, इसमें मेरी और आपकी बेहतरी है। दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी हमें, साइकिलें सस्ती मिलेंगी, टायर सस्ते मिलेंगे, और टमाटर चीनी सस्ता मिलेगा, प्याज सस्ते मिलेंगे। इंडिया से अगर ट्रेड आप बढ़ाते हैं, आपको 140 करोड़ लोगों की मार्केट मिल जाएगी। आप अपने कपड़े भेजें वहां पे, आप ड्राई फ्रूट भेजें यहाँ से, आप यहाँ से जो भी आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो आप भेज सकते हैं, गारमेंट्स भेज सकते हैं आप। लेकिन बस वो लेकिन कोई सीरियस हो तब ना सर, ये कश्मीर करके इन्होंने ये हाल कर दिया और अभी भी उसमें से बाहर निकलने को तैयार नहीं। लेकिन खैर सर देखते हैं कि अभी ये इतने सारे लोन्स जो इन्होंने देने, उसके लिए ये कौन सा नया तरीका लेकर आते हैं, इसलिए कि इतना पैसा तो नहीं है जितने लोन्स इन्होंने अभी पे करने। तो उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, ये जरूर एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसका मैं वेट कर रही हूँ कि आगे पता है कि ये कौन सी जादू की छड़ी घुमाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।